रवि, ये बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के 4 मंत्री आज ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर रहने वाली है। अगर इस चरण की बात की जाए तो क्या कुछ खास है जिस पर आज पूरे दिन नजर रहेगी, और क्यों ये चरण मजबूत है इस बार या महत्वपूर्ण है, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, साउथ कोलकाता हमेशा के लिए तृणमूल का गढ़ रहा है, लेकिन हालांकि अलग बात है, लोकसभा चुनाव में जहां पे मैं खड़ा हूं, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार यहां पे कैंडिडेट ऐसा है शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जो कि राज्य के मंत्री है और माना जाता है तृणमूल के सबसे क्लीन लीडरों में से जो है शोभनदेव चट्टोपाध्याय एक है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ भवानीपुर मित्र इंस्टीट्यूशन के सामने। आप देख सकते हैं मित्र इंस्टीट्यूशन 1905 में बना हुआ एक स्कूल है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ये स्कूल है। और मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। देखिए, ममता बनर्जी यहाँ पे वोट देने आए नहीं, इसीलिए यहाँ पे वोट देने के लिए क्योंकि उनका व्हीलचेयर ऊपर जाना है, इसीलिए यहाँ पे रैंप बनाए गए हैं। और ये रैंप इसके अंदर इसीलिए बनाए गए हैं कि ताकि उनका व्हीलचेयर लेके वो ऊपर जा सके और सीधा 13 नंबर जो रूम है वहाँ पे जाके अपना वोट कास्ट कर सके। हमेशा के लिए वो यहीं पे आते हैं वोट डालने के लिए। अभिषेक बनर्जी, जो कि तृणमूल के सेकेंड इन कमांड है, वो यहाँ पे वोट देने के लिए ऑलरेडी आ चुके, अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, इस बार यहाँ से पश्चिम बंगाल के 3-4 मंत्री का भाग्य यहाँ से निर्धारण होने वाला है। शोभनदेव चट्टोपाध्याय, फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और देवाशीष कुमार जो कि MIC है। इस बार अगर वो विधायक बन जाते हैं तो उसका मंत्री बनना के चांस भी है, अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल के सरकार क्षमता में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तृणमूल के लीडर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं और जिनका भाग्य निर्धारण होने वाला है। और हमेशा के लिए भवानीपुर, रासबिहारी, पोर्ट, बालीगंज ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कहीं जगह पे इसी को लेकर मेरा अगला सवाल रवि आपसे है कि जिस तरह से लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यहां पर सेंधमारी की थी, आपने टीएमसी के प्रोस्पेक्टिव से हमें बताया कि टीएमसी का ये गढ़ है, हालांकि लोकसभा में बीजेपी ने सेंधमारी की थी। अब अगर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चरण कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये बीजेपी के जो ख्वाब है सत्ता में आने में, उसमें कितना महत्वपूर्ण होने वाला, जरा समझाइए हमें। देखिए, ये बीजेपी अगर यहाँ से कहीं जीतता है तो वो बीजेपी का अनएक्सपेक्टेड विन होगा। इसका कारण ये है कि भवानीपुर के बाद में क्यों जिक्र बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा में यहाँ पे बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन हम सभी को पता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, जो वोट कास्टिंग सिस्टम होता है, वो अलग होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होता है। तो अगर यहाँ पे रुद्रनील घोष, जो कि राजनीति से नहीं है, एक्टर है, जो कि तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए, जिस पार्टी से वो इतना साल लड़ते रहे, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे, तो लोगों के अंदर कहीं पे एक दुविधा तैयार होता है कि इनके बात पे कितना विश्वास किया जाए। अगर फिर भी यहाँ पे बीजेपी जीत जाता है तो बीजेपी का अनएक्सपेक्टेड विन होगा। और सबसे बड़ी बात है, कोलकाता पोर्ट का बात करें, कोलकाता पोर्ट में जितना हिंदू रहते हैं उतना मुस्लिम रहता है। और फिरहाद हाकिम वहाँ से लड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का तरफ से, वहाँ पे भी कैंडिडेट ऐसा दिया गया है जो कि हिंदू मुस्लिम का वोट को डिवाइड कर सके। वहाँ पे माइनॉरिटी, फिरहाद हाकिम माइनॉरिटी वोट के लिए जाने जाते हैं, और वहाँ पे बीजेपी ने दिया है जो हमारा यहाँ पे मेजॉरिटी है हिंदू वोट, वैसे कैंडिडेट दिया गया है। तो ये सब मिला के स्थिति अब जो बना हुआ है, बालीगंज का बाद में इसीलिए क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बालीगंज हमेशा से तृणमूल कांग्रेस ही जीतता है। रूपा गांगुली जब वहाँ से खड़ी हुई थी, काफ़ी वोट से उन्होंने हारा था वहाँ पे। लेकिन लेफ्ट कांग्रेस का जोड़ जो यहाँ पे है, यहाँ पे लेफ्ट कांग्रेस ISF का डॉक्टर फुआद हलीम, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, नामी दामी डॉक्टर है, और वो जानते हैं कोरोना के इस समय में उन्होंने लोगों को जिस कदर हेल्प किया है, उसका भी एक वोट बैंक तैयार हो रहा है, कहीं पे ये माना जा रहा है। तो भवानीपुर बोलिए, रासबिहारी बोलिए, बालीगंज बोलिए, पोर्ट बोलिए, ये चारों जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बार भवानीपुर है, क्योंकि ममता बनर्जी ये असेंबली सीट छोड़ चुके हैं, नंदीग्राम गया है, और उनके जगह जिसको दिए हैं वो एक सवाल आखिरी आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद कैंडिडेट है। रवि, जरा सा संक्षेप में बता दीजिए कि कोरोना का कितना असर यहाँ पर है, क्या इसका कोई असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश भर में तमाम राज्य सील हो चुके हैं। जी, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दूं मैं, फिर आपके पास आता हूं मैं। दरअसल बंगाल को लेकर खबर यह है कि कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। बंगाल में 15,889 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जो सबसे ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी 45 से 55% के बीच पहुंच गया है। कोलकाता में टेस्ट करवाने वाला हर दूसरा शख्स कोरोना संक्रमित निकल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब यही सवाल रवि मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टेस्ट करवाने वाला हर दूसरा शख्स जो है वो पॉजिटिव निकल रहा है।
ऐसे में इसका कितना ज्यादा इफेक्ट है, और जो ये रैलियां नहीं हुई जाकर या 500 लोगों तक सीमित कर दी गई, उसका कितना असर देखने को मिलेगा इस 7th फेज में, क्या उसका रोल रहने वाला है? देखिए, अभी पश्चिम बंगाल के जो हालत है, आपने खुद कहा कि यहाँ पे हर 2 आदमी में एक व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है। अगर यहाँ पे 500 लोगों का कोई जनसभा हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जनसभा में नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये हमें भी, आप को भी पता है। चुनाव आयोग जितना भी कह ले, लोग इकट्ठा अगर होंगे तो लोग सामने आने की कोशिश करते हैं। मतलब 500 लोग अगर आ रहे हैं तो उसमें 250-250 लोग जो है पॉजिटिव है। तो इस कदर चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए कि एट ऑल जो पब्लिक रैलियां हैं, जो मास मीटिंग्स है, उसको करने देने की अनुमति देना चाहिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर कोरोना का विस्फोट हुआ है तो वो चुनाव के कारण हुआ है। जो जीत डॉक्टर और नर्स को इतना दिन में मिला था, करीब दिन में 50 केसेस 100 केसेस आ रहा था, वो अब 15,000 पहुँच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल में स्थिति कैसा है। ऑक्सीजन का कमी है, बेड की कमी है, कोरोना केसेस बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को यहाँ पे मीटिंग करने का, यहाँ पे पब्लिक रैली करने का यहाँ पे अनुमति मिल रहा है। हालांकि अलग बात है, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह सारे ने ये कहा है कि हम लोग वर्चुअली करेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे लीडर थे जो स्ट्रीट कॉर्नर कर रहे हैं, उनमें कहीं रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ अपना पार्टी का ताकत प्रदर्शन होता है। आप देख सकते हैं, मैं अपना कैमरामैन को एक बार दिखाने के लिए कहूँगा। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वोट तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जो गैप हर एक के बीच है, क्या आपको लगता है शुभंकर कि ये ज़्यादा काफ़ी है? ये नहीं है, क्योंकि हर किसी के बीच 6 फीट का डिस्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लोगों का यहाँ पे जो लाइन है काफ़ी लंबा हो जाएगा, और उतना काफ़ी लंबा लाइन को मेंटेन करने के लिए इतना फोर्स यहाँ पे नहीं है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग है, नाम के तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग है। मास्क ज़रूर यहाँ पे है, अंदर सारे इंतज़ाम रखे गए हैं कि यहाँ पे आपको मास्क, सैनिटाइज़र दिया जाए, लेकिन जितना यहाँ पे इंतज़ाम किया जा रहा है कोरोना को रोकने के लिए, ये काफ़ी नहीं है। 2 मई के बाद आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में केसेस बदतर होंगे, क्योंकि ये इलेक्शन में जितना जल्दी रोक लाने की जरूरत है वो अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस कोरोना का कितना असर वोटिंग में होता है, क्योंकि अभी तक वोट परसेंटेज यहाँ पर काफी अच्छा आया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।